क्या पढ़ना है? एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी दो टाइप से ही यूज हो सकती है कहीं, या तो हीट के फॉर्म में या वर्क के फॉर्म में। एनर्जी कोई भी प्रोसेस में दो टाइप से ही यूज हो सकती है, या तो हीट के फॉर्म में लिबरेट होके एब्जॉर्ब होके, या फिर वर्क के फॉर्म में। समझ गए? एनर्जी को दो टाइप से ही यूज कर सकते हैं अपन, मतलब और बहुत सारे टाइप से यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो ही टाइप से एनर्जी का ट्रांसफर या यूज होगा, या तो हीट के फॉर्म में या फिर वर्क के फॉर्म में। तो भाई अगली हेडिंग है तुम्हारी मोड्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज बेटा बात नहीं, एनर्जी एक्सचेंज कैसे कैसे हो सकती है हीट और वर्क के फॉर्म में। तो बोलिएगा टू वेज बाय विच सिस्टम कैन इंटरेक्ट, और इंटरेक्ट क्या, सिस्टम और सराउंडिंग, अपना बस यही तो है। तो सिस्टम और सराउंडिंग में दो ही टाइप से एनर्जी एक्सचेंज होती है, या तो हीट के फॉर्म में या फिर वर्क के फॉर्म। ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था हमने, हीट के फॉर्म में होगी या फिर वर्क के फॉर्म में, ठीक है। अगर हीट बाहर नहीं जा रही है तो वर्क के फॉर्म में करेगा, और हीट एक्सचेंज है तो पिस्टन में ही रखूंगा, हीट अंदर आना जाना नहीं करेगी, ठीक। तो हीट और वर्क के फॉर्म में मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ये दोनों अपने को अलग से पढ़ना है। पहले हीट पढ़ेंगे फिर वर्क, ठीक है। और हीट और वर्क दोनों ही इंडिविजुअली बड़े बड़े टॉपिक हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हीट होता क्या है? तुम लोग बताओ, दो पढ़ोगे। हाँ, एनर्जी तो होती है, लेकिन होता क्या है? देखो हाँ, हीट है ही एनर्जी है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस जो आता है किसी भी चीज में वो हीट की वजह से आता है। मैं बोलूँ एक चीज बहुत गर्म है और एक चीज बहुत ठंडी है, जैसे चाय का कप है गर्म है और एनवायरमेंट ठंडा है, ठीक है। तो चाय के कप से एनवायरमेंट में हीट जाएगी ना, और फिर धीरे धीरे दोनों का टेम्परेचर सही मतलब सेम आ जाएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस के बीच की जो एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में ही ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो या तो ऐसा बोलूं कि टेम्परेचर के बीच का जो गैप है वही कहीं ना कहीं हीट है, बनना आता है। तो टेम्परेचर के बीच का जो गैप है वो हीट के फॉर्म में ही ट्रांसफर होगी, तो वही गैप ना हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कैन ऑल्टर द टेम्परेचर ऑफ कुछ भी, ठीक है। देखो तो हीट क्या है? एनर्जी ट्रांसफर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वही तो हीट है। गर्म कप रखा है अगर ठंडी के मौसम में, तो कोई से भी मौसम में रखा हो, जो भी टेम्परेचर का डिफरेंस है उस साइड हीट फ्लो होगी। मोस्टली गर्म कप और तो गर्म कप का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि चाय को बॉईल करके बनाया तो 100 तक तो बॉईल हुई होगी, कि 100 से ज़्यादा थोड़ी होगी, ज़्यादा है ना, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल डले थे, क्योंकि पार्टिकल डले थे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। हाँ पता है, ठीक है। तो 100 से ज्यादा पे चाय बॉईल हुई होगी, और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना, 37। तो चाय को अगर गर्म करके यहाँ रखूंगा तो उस चाय के कप का उस टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है, 37। तो जो भी इनके बीच में गैप है उतनी एक्स्ट्रा हीट इसमें है ना चाय के कप में, तभी तो गैप आ रहा है, और वो हीट धीरे धीरे इससे बाहर निकलेगी, लिबरेट होगी। तो ये और ये टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस ही हीट ट्रांसफर है। आगे होगा एनर्जी ट्रांसफर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। 9th किसी में ये हीट क्या होता है, ठीक है। चलो, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो या लो टू हाई, ये तो पता ही होगा, हाई टेम्परेचर टू लो। ये बेटा पूरे आंखें खोल के देख लो, हीट फ्लो फ्रॉम। अच्छा अब मुझे बताओ, ये अपना सिस्टम है बेटा, सारा इधर है ना। अगर सिस्टम के अंदर हीट जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। देखो ये जितनी भी चीजें वर्क और एनर्जी वाली आएगी ना, रखना मत, ऐसे समझो कि अपना मेन सिस्टम ये वाला पार्ट है, इसकी एनर्जी कौन बढ़ाएगा? अगर हीट इसको दूं तो एनर्जी इसकी बढ़ेगी, कि इससे हीट निकाल लो तो एनर्जी बढ़ेगी? इसको हीट दूंगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी ना। तो हीट गिवन टू द सिस्टम तो पॉजिटिव होगा, हीट टेकन बाय द सिस्टम तो नेगेटिव, ठीक है। ये हीट के फॉर्म में आता है, समझ गए। अब जब वर्क होगा ना तो वर्क के फॉर्म में देखो, अगर ये वर्क कर रहा है सिस्टम तो इसकी एनर्जी यूज होगी कि बढ़ेगी? यूज होगी ना। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क करता है तो वर्क डन क्या लिखते हैं, नेगेटिव। नहीं यार, हीट देखो सिस्टम के अंदर कुछ उसकी हीट होगी, एनर्जी होगी, मैंने बोला 100 एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी हीट वर्क एक ही बात है, ठीक है। सिस्टम के अंदर एनर्जी कितनी है, 100। अगर मैं बोलूं इसको मैं हीट दे रहा हूं
तो इसकी एनर्जी बढ़ी ना, तो हीट को क्या लिखेंगे अपन, पॉजिटिव। अगर मैं बोलूँ मैं इससे एनर्जी निकाल रहा हूँ, मतलब हीट लिबरेट कर रहा है सिस्टम, तो अगर सिस्टम हीट लिबरेट कर रहा है तो उससे एनर्जी कम होगी ना, कम होगी तो अब क्यू क्या लिखते हैं, ये समझ में आया। हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट टेकन बाय द सिस्टम या लिबरेटेड बाय द सिस्टम नेगेटिव। अब ये चीज वर्क में उल्टी होगी, अब कैसे होगी ये समझो। एनर्जी इसके पास कितनी थी, 100। अब मैं बोल रहा हूँ सिस्टम वर्क कर रहा है, तो ये इस एनर्जी को यूज करेगा ना, यूज करेगा तो इसके पास एनर्जी अब कम हो जाएगी। तो एनर्जी कम होगी तो जब भी अगर ये आएगा ना वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क कैसा लिखते हैं, नेगेटिव, क्योंकि कम हुई ना एनर्जी, तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। लेकिन अगर मैं इस पे वर्क करूं अलग से, एनवायरनमेंट वर्क करता है सिस्टम पे, कंप्रेस करता है, तो इसकी एनर्जी थोड़ी ना यूज हुई, समझ गया ना, कि सिस्टम की 100 थोड़ी ना यूज हो रही है अगर मैं उस पिस्टन को दबा रहा हूँ तो। एनवायरनमेंट ने दबाया ना, तो एनवायरनमेंट ने उसको अलग से एनर्जी दी, समझ गया ना, तो एनवायरनमेंट ने उसको अलग से एनर्जी दी तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी ना। तो वर्क डन, ये बाय था ना, बाय द सिस्टम, और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो क्योंकि सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ, मतलब सिस्टम को मैं और एनर्जी दे रहा हूँ ना पिस्टन को दबा के, ठीक है। अब अगर सिस्टम खुद से ही पिस्टन को ऊपर करता है तो खुद से करने में तो उसका एनर्जी यूज होगी, तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव। तो ये दो चीज याद रखना, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट टेकन बाय द सिस्टम नेगेटिव। ये 4 सिंबल याद रहेंगे, याद करने ही है। क्वेश्चन में पहली चीज ये आती है कि तुमको सिंबल पता करना होता है। वो क्वेश्चन में लिख के दे देगा कि हीट इज लिबरेटेड बाय द सिस्टम, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये तो वो मतलब कुछ मैग्नीट्यूड के साथ लिख के देगा कि 100 जूल का वर्क किया। तो अगर उसने बोला वर्क डन बाय द सिस्टम, तो तुमको सिंबल के साथ लिखना है, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो भी तुमको सिंबल के साथ लिखना है। क्वेश्चन सिंबल के साथ नहीं लिख के देगा, क्वेश्चन तुमको ऐसे लिख के देगा, बाय ऑन गिवन और टेकन, ठीक है। वो लिखवा दूंगा मैं, बट अभी इतना क्लियर। तो हीट वाला समझ में आया, हीट में कि हीट फ्लोस इनटू द सिस्टम, बातें नहीं पीछे वाला। हीट फ्लोस इनटू द सिस्टम मतलब सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, तो क्यू का लिखूंगा पॉजिटिव। हीट फ्लोस आउट ऑफ द सिस्टम, तो क्यू नेगेटिव। या तो आउट ऑफ द सिस्टम या फिर बाहर से खींची तो भी नेगेटिव, समझ में आया। हीट इज टेकन बाय द सिस्टम, अगर ये वर्ड यूज करता हूँ बेटा, बात नहीं इधर देखो। हीट इज टेकन बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम से मैंने हीट ली ना, तो भी सिस्टम की हीट कम होगी तो भी नेगेटिव। क्लियर है। तो वर्ड्स कैसे भी दे, बस तुम देख लेना एनर्जी कम हो रही है कि ज्यादा। एनर्जी ज्यादा हो रही होगी तो पॉजिटिव, कम हो रही है तो नेगेटिव, ठीक है। हीट पाथ फंक्शन है कि स्टेट फंक्शन, पूरे पाथ पे डिपेंड करता है, तो पाथ फंक्शन, ठीक है, याद रखना है। यूनिट ऑफ हीट की यूनिट क्या होती है, कैलोरी। जो क्या होती है, अरे सारी होती है, लेकिन स्टैंडर्ड कैलोरी होती है, सारी हीट की यूनिट है। हीट क्या एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, कैलोरी भी होती है, जूल भी होती है, और भी बहुत सारी जो भी लिखी है सब होती है, अर्थ भी होती है, किसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन एक स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो क्या बोलते हैं, कैलोरी। समझ गए। हीट या एनर्जी की यूनिट क्या होती है, कैलोरी है। कैलोरी को स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं, याद रखोगे। स्पेसिफिक वर्ड आ गया मतलब मैंने कोई चीज फिक्स कर दी होगी। क्या फिक्स किया है, वेट, बातें नहीं। 1 ग्राम पानी को का टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने में कितनी हीट लगी, वो होता है कैलोरी या फिर स्पेसिफिक हीट। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने में जितनी हीट लगी वो क्या है, कैलोरी या फिर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि 1 ग्राम पे बढ़ा रहा हूं, तो 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री बढ़ाने पे कितनी हीट लगी, स्पेसिफिक हीट। और उस स्पेसिफिक हीट के अदर नेम क्या है, कैलोरी। समझ गए। तो कैलोरी स्पेसिफिक हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जितनी हीट लग रही है उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट या फिर कैलोरी।
क्लियर है? 1 कैलोरी होता है। अब 1 कैलोरी जो है कि उसको बढ़ाना, तो जूल में बोलूं तो कितना जूल लगती है? 4.18 या 4.2 जूल। तो इस डेफिनेशन को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में 4.2 जूल एनर्जी लग रही है। एक ही बात है ना, 4.2 जूल लग रही है, 1 कैलोरी लग रहा है। समझ में आया? तो ठीक है, ऐसे भी ध्यान रखना क्योंकि जूल कैलोरी बार बार इंटर कन्वर्ट होगा अलग अलग। 1 कैलोरी 4.18 जूल या 4.2 जूल याद रखोगे। स्पेसिफिक हीट वाटर की कितनी होती है? 4.18 जूल या फिर 1 कैलोरी। तो लिखा है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.18 जूल या 1 कैलोरी, एक ही बात है ना। क्लियर है? क्योंकि उसके हिसाब से तो डेफिनेशन दी है। तो ये ठीक है। 1 जूल होता है 10⁻7 अर्ग या फिर 0.239 कैलोरी। अर्ग वाला तो याद कर लेना, 1 जूल 10⁻7 अर्ग पहले भी याद किया अपन ने। 1 लीटर एटमॉस्फेयर क्या होता है? 101.3 जूल। 101 को कैलकुलेशन के लिए 100 रख लेना, सिंपल सी चीज है। समझ में आ गया? तो लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बात क्या बोला मैंने? समझ में? लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई। 101.3 मतलब पूछ रहा है तो, वरना राउंड फिगर में 100 ही है वो। समझ गए? ठीक है। अब ये जो अलग अलग यूनिट है ना, जूल, लीटर, एटमॉस्फेयर, कैलोरी, इनमें सबसे बड़ी यूनिट कौन है अगर ये पूछता है? लीटर एटमॉस्फेयर। 101.3 जूल है वो, इतना ही पता, तब जाके 1 लीटर एटमॉस्फेयर बनता है। फिर कैलोरी, फिर जूल, फिर जूल। समझ गए? तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर सबसे बड़ी यूनिट है, फिर कैलोरी है, फिर जूल है, फिर अर्ग। तो अगर पूछता है तो ये सीखना चाहिए। अब अपने को पढ़ना है हीट से रिलेटेड चीजें। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ठीक है, मोलर हीट क्या होती है। स्पेसिफिक तो पढ़ी, मोलर पढ़ना है। हाँ, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव नहीं है हर चीज। मतलब मेरे को ऐसे वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव। अच्छा, फिजिक्स का याद है? फिजिक्स में करते हैं ऐसा। फिजिक्स में उल्टा है। मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने लॉजिक से समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो इतना आया। अब इसी हीट को अपने को आगे कंटिन्यू करके पढ़ना है। बाकी का हीट और वर्क, एनर्जी के 2 टर्म्स में से जो हीट का बेसिक समझ गए क्या होता है? डिफरेंस इन द टेम्परेचर, जो भी एनर्जी होगी वो हीट है। ठीक है, अब हीट को अलग अलग टर्म्स में डिफाइन किया गया है बुक में अपनी। ठीक है, नॉर्मली देखो 3 नाम मिलेंगे तुमको बुक में, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं हीट कैपेसिटी, कुछ नहीं बोला आगे, ना मोलर ना स्पेसिफिक, फिर बोला हीट कैपेसिटी, तो सिस्टम की बात करेंगे। हीट कैपेसिटी बोला तो किसकी बात कर रहे हैं? सिस्टम की। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला है तो सिस्टम में 1 ग्राम की ही बात करूंगा। सिस्टम में कितना भी कुछ भरा मैं 1 ग्राम की बात करूंगा। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी बोल रहा है तो सिस्टम में 1 मोल की ही बात करूंगा बस। इसमें ओवरऑल सारे पार्टिकल, इसमें 1 ग्राम ही है, उसमें 1 मोल। ठीक है, हीट कैपेसिटी वाला क्या है? जो भी है ओवरऑल पूरे की बात की। इसमें स्पेसिफिक वर्ड लग गया तो 1 ग्राम के लिए बात करते हैं। मोल लग गया तो 1 मोल की बात करते हैं। ठीक है, ओवरऑल पूरे का जो पूरा सिस्टम है अपना, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने में कितनी हीट लगेगी? हीट कैपेसिटी। बेटा बातें नहीं, इधर देखो। ओवरऑल पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में कितनी हीट लगेगी? हीट कैपेसिटी। ठीक है, उस सिस्टम में जो भी चीज रख रखी हो, ठीक है, उसमें सिर्फ 1 ग्राम जो सब्सटेंस है, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी हीट लगेगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उस सिस्टम में 1 मोल जो भी चीज डाल रखी है, मतलब पार्टिकल जितना भी, उसमें से सिर्फ 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में कितनी हीट लगेगी? मोलर हीट कैपेसिटी। समझ गए? ठीक है, ओवरऑल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने में जितनी हीट लग रही है वो क्या है? हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने में जो हीट लग रही है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 मोल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट लग रही है वो मोलर हीट कैपेसिटी। ये तीनों वर्ड समझ में आ गए? डेफिनेशन आएगी तो कोई दिक्कत तो नहीं है।
ठीक है, चलो तो वही लिखा है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, समझ गए, ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। डायरेक्शन गया है क्या? ठीक है, तो ये क्या होगा, हीट कैपेसिटी, सिंबल क्या है इसका, कैपिटल सी या कैपिटल सी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होगा, वही सेम पूरा प्रोसीजर कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन किसका, 1 ग्राम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 1 ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया तो स्पेसिफिक, लेकिन वही सेम पूरा प्रोसीजर, 1 मोल को अगर बढ़ाया 1 डिग्री सेंटीग्रेड से तो कितनी हीट लगेगी, मोलर हीट, क्योंकि देखो पूरे सिस्टम को बढ़ाने में ज्यादा ही हीट लगेगी, मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद मोल और ग्राम, ये वेरी करेगा एटम टू एटम पे। जैसे हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1 ग्राम, तो उसका 1 मोल भी 1 ग्राम ही है ना। तो हाइड्रोजन के केस में स्पेसिफिक और मोलर सेम हो जाएगा, लेकिन मैं बोलूं ऑक्सीजन O2 का वेट कितना होता है, 32 ग्राम, ठीक है। तो O2 के 1 ग्राम को जो वेट बढ़ाना है, मतलब 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने में जो भी हीट लग रही है वो कुछ है। और अगर मैं बोलूं O2 के 1 मोल को, तो 1 मोल तो उसका 32 ग्राम का ही हुआ ना, O2 मतलब 32 ग्राम, वो ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन 16। लेकिन अगर O2 की बात कर रहा हूँ तो O2 का वेट कितना है, तो O2 का मॉलिक्यूल मतलब वो इसका जो मोल है वो यही होगा जितना उसका वेट होता है। तो इसमें मोल और इसके 1 ग्राम में बहुत फर्क आएगा ना। अगर मैं ऑक्सीजन का बोलूँ कि ऑक्सीजन के 1 मोल का मेरे को हीट बढ़ाना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो जो हीट लग रही है वो अलग होगी। कौन है, हाँ हाँ लग जाएगा भैया। हाँ, सारे इधर है ना। ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन के 1 मोल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में हीट अलग लग रही है, और ऑक्सीजन का 1 ग्राम को बढ़ाने में हीट अलग लग रही है। तो लेकिन ये चीज हाइड्रोजन के केस में सेम हो गई, तो हाइड्रोजन के केस में स्पेसिफिक और मोलर सेम हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 ग्राम ही 1 मोल है, लेकिन ऑक्सीजन का 1 ग्राम 1 मोल नहीं है, समझ गए, ठीक है। तो ये है कि 1 ग्राम को तो सब में अलग अलग चीजें आएगी। अगर जैसा पूछा जाए हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, कोई से भी चीजों का, तो हीट को क्यू, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कुछ भी लिख सकता है वो, ठीक है। तो जो भी चेंज आ रहा है पहले उसके पास कुछ तो हीट रही होगी ना, वहां से मैंने बढ़ाया, जैसे पहले उसका टेम्परेचर मैंने बोला 27 डिग्री था, तो मेरे को 1 डिग्री बढ़ाना है तो 28 होगा, तो चेंज देख रहा हूँ ना मैं, तो बस शुरू से थोड़ी ना पूरा गिन रहा हूँ, सिर्फ चेंज देखते हैं। तो चेंज इन हीट, समझिए कितना चेंज किया मैंने और कितना टेम्परेचर थे, तो चेंज इन हीट कितना टेम्परेचर थे, तो dQ/dt, ठीक है। वही चीज अब जब यहाँ पे अपन ने मेजर करी, कौन में, स्पेसिफिक वाले में, तो स्पेसिफिक में फॉर्मूला क्या आएगा, हीट कैपेसिटी अपॉन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, उसमें क्या आएगा, हीट कैपेसिटी अपॉन मोल, मतलब ये पर ग्राम के लिए, वो पर मोल के लिए है, फॉर्मूला समझना है ना, ये ओवरऑल के लिए, ये पर ग्राम के लिए, वो पर मोल के लिए। तो जब इनके फॉर्मूलेस लिखे तो ये तो फाइनल अपने को डिराइव करके मिला हुआ है कि एस मतलब स्पेसिफिक, सी के नीचे एस लिखा है, सी के नीचे एम लिखा है, मतलब मोलर। तो स्पेसिफिक, अच्छा मुझे बताओ मोलर कब आएगा, स्पेसिफिक ग्राम होता है ना बेटा, बातें नहीं, स्पेसिफिक क्या होता है ग्राम, मोलर वाला क्या होता है, हाँ 10 मिनट और सारे इधर है ना। अब मुझे बताओ फॉर एग्जांपल मोल की बात कर रहा हूँ, 1 मोल में कुछ ग्राम होगा, अरे यार 1 मोल में कुछ ग्राम वेट आ रहा होगा ना, जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन का 1 मोल तो 16 ग्राम 1 मोल होता है, ठीक है। तो उसका मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई होगा ना, इस फॉर्मूले देखो, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, स्पेसिफिक हीट जितने भी है उसमें मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दो तो 1 मोल मिलेगा, नहीं आया ना। वो जो फॉर्मूला लिखा है ना, वो क्या लिखा है इधर देखो, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, सारे ध्यान से देखना है इस चीज को, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी वो लिखा है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मॉलिक्यूलर
वेट। तो स्पेसिफिक हीट मतलब ग्राम हो गया ना वो, ठीक है। मोलर मतलब मोल हो गया, और मॉलिक्यूलर वेट जो भी उसका होगा। तो मैं बोल रहा हूँ अगर मेरे को ऑक्सीजन के लिए चीजें डिफाइन करनी, तो ऑक्सीजन के 1 मोल के लिए जो हीट लग रही होगी, ऑक्सीजन का 1 मोल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जो हीट लग रही है वो किसके बराबर होगी? स्पेसिफिक हीट मतलब ग्राम में आती है, और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16। तो 16 ग्राम, 32 O2 है ना, तो 32 ग्राम। तो 32 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट लग रही है वही हीट किसके बराबर होगी? 1 मोल के लिए। समझ गए? O2 मॉलिक्यूल वाले के लिए बात कर रहा हूं। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है समझना ना, मोलर हीट किसके बराबर होगी? स्पेसिफिक में मॉलिक्यूलर का मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितना वेट होगा वो उसके मोलर के बराबर ही आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो नहीं आया, एक बार खुद से दिमाग लगा के इस चीज को सोचो। अभी दिमाग बंद हो गया, ऐसे ये नहीं आ रहा है शायद। मोलर हीट कैपेसिटी मतलब मोल का वेट बढ़ाना है। ऐसे सोचो, मोल क्या होता है? पार्टिकल होता है 6 × 10⁻20। मेरे पास बेटा सारे इधर एक बार लास्ट टाइम कर दो, मेरे पास इस साइड पार्टिकल रखे 6 × 10⁻23। समझ गए? मैं इनको गर्म करके इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ 1 डिग्री से, ठीक है। तो ये जो इसको हीट दी है ये किसके बराबर होगी? मैं बोल रहा हूँ कि इधर कुछ ग्राम में है मेरे पास, इसका वेट क्या होगा? इसका जो भी एग्जांपल दिया होगा उसके हिसाब से इसका वेट होगा 1 मोल का वेट, जिसका भी मैं पार्टिकल का मान, ऑक्सीजन का माना था तो मैंने क्या बोला? 32 ग्राम। तो ये 1 मोल का वेट कितना है? 32 ग्राम है ना अभी। तो मैं या तो ये बोलूँ कि 1 मोल का वेट बढ़ाने में जो हीट लग रही है 1 डिग्री से, या फिर बोलूँ 32 ग्राम का वेट बढ़ाने में जो हीट लग रही है ये किसके बराबर होगी? इधर जो भी ग्राम में, मैं बोलूँ 1 ग्राम का। समझ गए कि ग्राम वाली चीज मतलब ऑक्सीजन में कितने ग्राम होते हैं? 32 ग्राम। तो इधर भी 1 मोल ये है, ठीक है। इसको अभी 32 ग्राम और 1 मोल एक ही बात है इधर, ठीक है। इधर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ 1 मोल। अब मैं बोल रहा हूँ ये ग्राम में अगर मेरे को करना हो तो किसके बराबर होगी? इधर 32 ग्राम लेना पड़ेगा ना, तभी तो ये बराबर होगा आपस में। तो 32 ग्राम और 1 मोल कब बराबर होगा? जब ये वाली चीज वैलिड होगी कि मोल इज इक्वल टू उसका स्पेसिफिक हीट, मतलब 1 ग्राम के लिए जितनी हीट लग रही होगी इनटू जो भी उसका वेट होगा। 1 ग्राम के लिए जितनी हीट लग रही है और उसमें वेट का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका मोल ही तो आएगा। और कैसे सिंप्लीफाई होगी? मैंने बोला 1 मोल नाइट्रोजन, वो N2 हटा दो। 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन का मेरे को क्या करना है? टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो इसमें जो हीट लग रही होगी वो किसके बराबर होगी? देखो 1 मोल नाइट्रोजन मतलब वेट कितना हुआ? 1 मोल नाइट्रोजन 14 ग्राम। नाइट्रोजन N2 नहीं बोला, मॉलिक्यूल नहीं बोला, मैंने सिर्फ नाइट्रोजन का एटम बोला। इसका मतलब क्या होगा? 14 ग्राम। 1 मोल नाइट्रोजन में 1 डिग्री बढ़ाना है, तो 1 मोल नाइट्रोजन मतलब 14 ग्राम ना, या फिर मैं बोलूँ 14 ग्राम का मेरे को टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से। अब मुझे अगर ये 1 ग्राम चाहिए तो 14 से डिवाइड ही करना पड़ेगा ना, और 14 इसका क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। समझ में? तो मोलर हीट वाला पार्ट जो है ये मोलर हीट वाला, ये कब आएगा? जब मैं मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करूंगा इस ग्राम को। ये ग्राम में होता है ना स्पेसिफिक, और ये मोल में होता है। तो बोल रहा हूँ मोल वाला कब आएगा? जब मॉलिक्यूलर वेट से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं बोल रहा हूँ 1 ग्राम इंटू 14, ये लो इसका ये उठाना नहीं है फोन, अपने पास रखो साइलेंट करके, उठाना मत मानिए, है ना? अरे बोल रहा हूँ। चलो कहाँ थे अपन? इधर देखो बेटा, 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब क्या है? 1 ग्राम का टेम्परेचर में जो भी लगता है उसको 14 बार मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके आएगा ना। तो वही चीज तो वहां लिखी है कि स्पेसिफिक इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर डिवाइड विद मोलर डिवाइड विद मॉलिक्यूलर वेट। अभी भी नहीं आ रहा क्या? सेकंड इज इक्वल टू CM बाय ये, मतलब ग्राम इज इक्वल टू मोल वाले में या तो मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड कर दो या फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई। ये चीज यही है कि 1 मोल नाइट्रोजन मतलब क्या? 1 ग्राम इंटू उसका मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करना है। समझ गए? ठीक है। या फिर इसका इन जनरल फॉर्मूला बोलूं बेटा इधर स्पेसिफिक हीट वाले का, तो जैसा इसका था ना dQ/dt,
इसमें क्या क्या है, dq by dt तो है, लेकिन ग्राम है तो ग्राम है तो इसका मास दिखा नीचे m, तो q by m dt ये उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और वही चीज इसके लिए मोलर वाले में मोल आ जाता है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या था, q upon n dt, q upon dt ओवरऑल के लिए, q upon m dt स्पेसिफिक के लिए, q upon मोल्स इनटू dt मोलर के लिए, ये तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है। और अगर ये स्टेटमेंट में लिखना हो तो ये हीट अपॉन 1 ग्राम, हीट अपॉन मोल, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले क्या है इसके, ये वाले। और इसका रिलेशन इस वाले से, नॉर्मल सी से इसका मोलर वाले का, तो इसके नीचे क्या डिवाइड किया मैंने, मोल, m मतलब क्या है, मोलर वाला, मोलर वाले में मोल को मल्टीप्लाई किया तो सी आया है, मोलर वाला तो ठीक है ना, फिर डिवाइड विद देखो मोलर वाला कब आएगा, जब स्पेसिफिक वाले को मैंने डिवाइड किया नंबर ऑफ मोल से, स्पेसिफिक वाले को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करूँगा तो मोलर वाले का फार्मूला आएगा, या फिर मेन फार्मूला उसका q अपॉन n dt, ठीक है। चलो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, समझ में आता है एक्सटेंसिव क्यों है, हीट कैपेसिटी, एक सिस्टम है, सिस्टम में से मैंने कोई चीज अलग कर दी तो उसकी ओवरऑल हीट कैपेसिटी तो कम होगी ना, समझ गए। यहाँ स्पेसिफिक लगा दिया तो स्पेसिफिक 1 ग्राम के लिए कम थोड़ी ना होगी, मेरे पास 16 ग्राम, उसमें से मैंने कुछ हटा भी दिया तब भी 1 ग्राम के लिए तो उतनी लगेगी ना, तो ये वाली क्या है, इंटेंसिव मोल, 1 मोल के लिए उतनी लगेगी, अब भले मैं पार्टिकल कम ज्यादा कर रहा हूँ तो वो भी क्या है, इंटेंसिव। ये समझ में आया, इन तीनों के आपस में रिलेशन ये रहा सारे इधर, इन तीनों के आपस में रिलेशन क्या है, Ct इक्वल टू n Cm, ये जो चीज लिखी है ना, ये और वो और ये, इन तीनों को यहाँ पे लिखिए, Cm इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू Cs, ये वही लिखा है। अब ये जो दो फॉर्मूले ना, डेल H और डेल E वाले, ये डेल H होता है एंथैल्पी, डेल E होता है इंटरनल एनर्जी। डेल H क्या होता है बाद में देखे जाएंगी, तो ये क्या होता है, इंटरनल सारे इधर बेटा ये होते क्या है, अभी बाद में जब टॉपिक आएगा ना एंथैल्पी तब पढ़ते हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जब टॉपिक आएगा तब अच्छे से समझ लेंगे, बस अभी फॉर्मूलेज याद रखना। हीट कैपेसिटी के साथ अगर इसका लेता है तो डेल एच इक्वल टू Cp इंटू डेल टी नॉर्मल, ठीक है। डेल एच इक्वल टू n, अच्छा इसमें है मैं गलत हो गया, ये मास वाला ना, तो इसमें है मैं, इसमें है, ठीक है। तो m Cp डेल टी उसमें n Cp डेल टी, ठीक है। और ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाले हैं सारे, ये कांस्टेंट प्रेशर वाले हैं, ऊपर वाले कांस्टेंट वॉल्यूम वाले हैं, ठीक है। और ये Cp जो लिखा है ना बेटा, Cp 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 Cv, ये कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा है, ठीक है। तो एंथैल्पी कब निकलती है, कांस्टेंट प्रेशर पे ये सारे फॉर्मूले रहते हैं, एंड इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये सारे रहते हैं, ठीक है। ये कब यूज होंगे, अभी जब एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे और वापस लिख के समझेंगे, अभी यहाँ लिख लो ताकि एक ब्रीफ में तुम्हारे पास रहे, समझ गए। ये जो 4 प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ये और सारी, इनमें हीट कैपेसिटी की बात करो तो हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होगी आइसोथर्मल में, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो एडियाबैटिक में C 0 होता है, हीट कैपेसिटी 0 होती है क्योंकि हीट एक्सचेंज ही नहीं हो रहा तो उसका C 0। इसमें Cv के बराबर होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें Cp के बराबर होता है कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे कितना होगा Cp, कांस्टेंट वॉल्यूम पे Cv, और हीट कांस्टेंट पे 0 और हीट टेम्परेचर कांस्टेंट पे n, ये चीज याद रखना। हीट कैपेसिटी C होता है। स्पेसिफिक और मोल, स्पेसिफिक वाले को बहुत बार बुक में कैपिटल C लिखा है, मोल वाले को स्मॉल c लिखा है, ठीक है। मोल वाले को क्या लिखा है, स्मॉल c, और स्पेसिफिक वाले को कैपिटल C। तो स्पेसिफिक वाला तो 1 ग्राम के लिए हो गया ना, अब उस ग्राम में जो भी उसका मॉलिक्यूलर वेट है उतना मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मोलर आएगा, ये स्पेसिफिक वाला है। स्पेसिफिक मतलब 1 ग्राम की बात कर रहा है, एक 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो 1 ग्राम में तो आएगा। जैसे 1 ग्राम ऑक्सीजन का जो भी उसको हीट लग रही है, अगर मैं इसमें 16 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किसका आ जाएगा, 1 मोल ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा, समझ गए जी।
ठीक है, तो ये हो गया। अब स्पेसिफिक और मोलर के फॉर्मूले जो हैं सीपीसीबी है वही फॉर्मूले, बस आगे सीपीसीबी लग जाता है और सीपीसीबी की वैल्यूज अलग होती है, वो फिर कल पढ़ेंगे मेयर इक्वेशन। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक और मोलर, Cp = Q/m del T, मोलर के लिए n del T, फॉर्मूले सब सेम है। देखो आगे सीपीसीबी हटाते तो चारों के चारों मतलब बस इसमें मास है, इसमें मोल है। कांस्टेंट प्रेशर आएगा तो सीपीसीबी लिखना, वॉल्यूम आएगा तो सीवी और सीवी लिखना, ये सीवी है ना, समझ गए। अभी जो सीपी और सीवी लिख रहे हैं ना अपन वहां से लेंगे बहुत सारे, ये होते क्या है कल समझेंगे। ठीक है, सीपी क्या है, सीवी क्या है और इनका आपस में रिलेशन क्या है। क्लियर है सभी को? ठीक है, और फिर ये जो चीज लिखी है बेटा इधर बात नहीं, ठीक है। कैपिटल वाला मैंने क्या बोला था किसका, स्पेसिफिक वाला का, स्पेसिफिक = मोलर इनटू उसका मोल, ठीक है। और ये भी वैसे ही है, ठीक है, समझ जाना है। मतलब 1 ग्राम में उसका मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करूंगा तो मोलर वाला आएगा, बस इतना बात है। ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा कल देखते हैं अपन, है ना, आज वो कुछ भी नहीं आने लग गया। चलो सब इधर है ना, ये वाला क्लास तो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच और कल पढ़ेंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सारे इधर है ना, थैंक यू। देखो हीट वाला पोर्शन अपन ने बेसिक समझ लिया था कि हीट होता क्या है कल, ठीक है, और आखिरी का जो पढ़ा था वो तुम लोगों को समझ में आया नहीं होगा, तो वापस से वो चीजें थोड़ी बेसिक से लिख दी है मैंने, ठीक है, क्योंकि इस साइड का पोर्शन आधा समझ में आया था, इस साइड का तो कुछ भी नहीं आया होगा जो लिखा था। ठीक है, चलो देखो हीट है क्या, डिफरेंस इन द टेम्परेचर के बीच में जो भी चीज ट्रांसफर हो रही है वही हीट है। मैंने बोला एक जगह 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक जगह 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इनके बीच का जो गैप है जो ट्रांसफर होगा इधर से इधर, वो क्या है, इसके बीच का हीट। ठीक है, अब हीट को है ना हमेशा 2 तरीके से अपन मतलब देखते हैं। एक वो हीट जो बाहर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कोई गर्म चीज रखी है, तो एक वो वाली हीट जो इससे लिबरेट हो रही है बाहर और जो बॉडी पे फील होगी, और एक वो हीट जो इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर हैं। समझ में आया कुछ? जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन को मैं एकदम गैस पे बहुत ज्यादा गर्म करके और यहाँ रख दूं, फिर मैं इसके पास में हाथ ले जाऊंगा तो इससे जो रेडिएशन मेरे को फील हो रही है, ठीक है, एक तो वो हीट होगी और एक हीट क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर है। समझ गया ना, एक जो इसके अंदर है वो, जैसे अंगारे होते हैं ना, अंगारे के पास में हाथ रखते तो एक हीट तो वो जो वो लिबरेट कर रहा है बाहर रेडिएशन के फॉर्म में, और एक जो उसके अंदर रेड रेड दिखता है ना कि हाँ पूरा अंदर तक तोड़ भी देंगे अंगारे को तो अंदर तक पूरा रेड होता है, तो एक हीट उसके मॉलिक्यूल्स तक में है पूरा अंदर। समझ में? तो वैसे ही हीट को अपने 2 टाइप से बोलते हैं, एक सेंसिबल हीट जो फील होती है और एक होती है लेटेंट हीट। लेटेंट का जो नाम है हिंदी में बोलते हैं गुप्त उष्मा। हिंदी वालों एक ही तो है, ठीक है तो इतना ही काफी, ये बता दिया हो। चलो समझ गए। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या है, छुपी हुई हीट, छुपी हुई है ना, छुपी हुई हीट मतलब उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर में, वो तुमको ऐसे नहीं दिख रही है। समझ गए? उस अंगारे वाले एग्जांपल से, जो अंगारे के अंदर तक पूरा रेड रेड है वो लेटेंट हीट है, और जो रेडिएशन बाहर फेंक रहा है वो कौन सी हीट है, सेंसिबल हीट। तो जो इस चैप्टर में अपन यहाँ पे पढ़ते हैं ना, वो सेंसिबल हीट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि लेटेंट हीट जैसे किसी का भी स्ट्रक्चर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, लेटाइस स्ट्रक्चर। लेटाइस मतलब उसके बॉन्ड्स कितने स्ट्रांगली पैक है ये वो, तो लेटाइस स्ट्रक्चर को तोड़ने में जो हीट लग रही है, मतलब उसके अंदर से मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को तोड़ने में, तभी उसकी स्टेट चेंज हो पाएगी। जैसे बर्फ है, बर्फ से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो बर्फ के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं सारे, मतलब जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, उनको तोड़ूंगा तब जाके वो काई में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। लिक्विड के आपस के बॉन्ड तोड़ूंगा तब जाके वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो जो मॉलिक्यूल के अंदर में को बॉन्ड्स को ब्रेक करने में या वहां पे जो हीट लग रही है उसको क्या बोलते हैं अपन, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट वो ट्रांसफर करवाती है क्या, इनका स्टेट, फिजिकल स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जो चेंज करता है वो कौन सी हीट होती है, लेटेंट हीट। लेकिन जो बाहर फील होती है ना दूसरी हीट जो लिबरेट करता है, उसको कौन से बोलते हैं, सेंसिबल हीट। तो लेटेंट हीट वाला पोर्शन तुम्हारे फिजिक्स में आएगा, थर्मो में आ गया, ठीक है, हाँ, तो वहां पे आएगा लेटेंट हीट वाला। यहाँ पे लेटेंट हीट का इतना काम नहीं है, यहाँ पे कौन सी हीट पढ़ रहे अपन, सेंसिबल हीट। ठीक है, तो सेंसिबल हीट मतलब चेंज इन टेम्परेचर। कोई चीज अभी गर्म लग रही है मेरे को, फिर थोड़ी देर बाद हो सकता है उससे हीट लिबरेट हो जाए बाहर, तो वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी, मतलब ये गर्म चाय का कप है और फिर थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो गया। समझ गए ये चीज? तो सेंसिबल हीट कौन सी है, जो चेंज इन टेम्परेचर से फील होगी, इधर से इधर चेंज इन टेम्परेचर से जो लिबरेट होती है वो सेंसिबल। ये 2 वर्ड्स क्लियर हुए? ठीक है।
इस वाली हीट का एक फॉर्मूला आएगा, बाद में अभी पढ़ेंगे, Q इक्वल टू सी डेल्टी, और इसका होता है Q इक्वल टू ml। L होता है लेटेंट हीट, कितनी होती है हर चीज के अलग, और M जो भी उसका मास दे रखा है, और N होगा तो नंबर ऑफ मोल। M और L वही है, ठीक है। अब देखो सेंसिबल हीट पढ़ना है अपने को। सेंसिबल हीट क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। एक साइड कोई 100 डिग्री पे, एक साइड 0 डिग्री पे, तो इधर से इधर 100 से 0 पे ट्रांसफर होगी ना हीट। तो जो भी चीज ट्रांसफर हो रही है इधर से इधर, वो क्या होगा? हीट। अगर मान लो इधर कोई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे चीज रखी है, इधर मैं बोल रहा हूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई चीज रखी है, तो इनके बीच में जो ट्रांसफर होगा है, ये क्या होगा? हीट। समझ गए? तो ये वाला पोर्शन। अब मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में किसी चीज का टेम्परेचर T1 है, और बाद में जाके वो टेम्परेचर T2 हो गया। अब कौन ज्यादा कौन कम, बस दो टेम्परेचर अलग अलग है मेरे पास। समझ में? तो ये टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी। ये समझ में आता है ना? इसके बीच में क्या ट्रांसफर होगा? हीट। हीट को Q सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैपिटल Q लिखो, स्मॉल q लिखो, एक ही बात है। Q होता है हीट, ठीक है। तो Q का मतलब क्या है? ये हीट। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा T1 T2 के बीच में, उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी। नैन्सी क्या है, अभी से सो रहे हो यार? हैं? अभी से बैठे बैठे ऐसे सो रही है। देखो T1 T2 बहुत ज्यादा हाई होगा, तो बहुत ज्यादा हीट इधर से इधर लिबरेट होगी। और मान लो T1 T2 सेम है, तो कोई हीट ट्रांसफर हो नहीं रही है, या फिर बहुत कम गैप है, मान लो ये 50 डिग्री है, ये 49 डिग्री है, तो बहुत कम हीट ट्रांसफर होगी। तो इसके बीच का गैप जितना ज्यादा उतनी ज्यादा हीट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेना है, जितना ज्यादा गैप उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर, जितना कम गैप उतनी कम हीट ट्रांसफर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर है ना। तो हीट क्या हो गया? हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन, बातें नहीं बेटा है ना, टेम्परेचर। तो उससे ही अपना आता है कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, ठीक है, C। और यही C कांस्टेंट क्या है अपना? हीट कैपेसिटी, जो कल पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू C डेल्टी, ठीक है। अब ये C मैंने यही रखा और डेल्टी को नीचे कर दिया, तो C इज इक्वल टू चेंज इन हीट, कितने ज्यादा टेम्परेचर पे, डेल्टी। पूरे के लिए बात कर, ये ओवरऑल पूरे के लिए स्पेसिफिक हीट, सॉरी स्पेसिफिक क्या, हीट कैपेसिटी है। C क्या है? हीट कैपेसिटी। और Q जूल में होता है एनर्जी, और टेम्परेचर केल्विन में, तो जूल पर केल्विन उसकी यूनिट लिखिए बेटा। इधर देखो सारे, है ना। ये क्या हो गया? हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है ना। बातें नहीं, क्या कर रहे हो? हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला समझ में आया? Q बाय डेल्टी, जो कल लिखा था अपन ने चारों अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। अब ये बोल रहा हूं कि ये क्या है? ओवरऑल पूरे सिस्टम के लिए बोला है मैंने। अगर इसमें मैं बोलूं 1 ग्राम के लिए, तो नीचे क्या लिख दूंगा? M, या फिर यहाँ 1/m लिखूंगा। और अगर 1 मोल के लिए बोलूं तो N लिखूंगा, Q बाय N डेल्टी या Q बाय M डेल्टी, ठीक है। अब चलो हाँ, ये हीट कैपेसिटी, ये लिखा अगला, ठीक है। दो टाइप से हीट कैपेसिटी को पढ़ेंगे यहाँ पे, एक मोलर, एक ओवरऑल हो गया हीट कैपेसिटी। उसका फॉर्मूला ये, वहां से हीट पूछे तो क्या आएगा? Q इज इक्वल टू C डेल्टी, यही आएगा ना। यहां से अगर वो Q पूछता है तुमसे हीट कितनी है, तो ये ओवरऑल पूरी प्रोसेस के लिए होता है, ठीक है। अगर इसमें वो पूछता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो C के आगे क्या लिखोगे यहाँ पे? M, मतलब मास वाला पार्ट लगाओगे ना, तो MC डेल्टी, ठीक है। और फिर अगर मोल के लिए बोले तो NC डेल्टी। समझ गए ये चीज? नॉर्मल बोलेगा तो ऐसा, स्पेसिफिक बोले तो ग्राम लिखते हैं, तो ग्राम के लिए मास लिखते हैं तो M लिखते हैं आगे, और मोल के लिए N लिखते हैं। तो हीट पूछे तो ऐसे, और C पूछे स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट या हीट कैपेसिटी, तो उसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो। तो कल उसी चीज का अपन ने टेबल बना लिया था कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, ऐसे करके टेबल के फॉर्म में लिख लिया था। अब टेबल खोल के देखो, समझ में आएगा। कल लिखी थी, देखो दिखे उसमें फॉर्मूले, स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट और हीट कैपेसिटी। नहीं बनाई थी? तो देखो ना, ठीक है। तो उसमें देखना तीनों के फॉर्मूलेस तुमको दिख जाएंगे, ठीक है। चलो, क्या हो गया? तो फिर इधर देखना बेटा, उधर देखिए क्या। चलो, हीट कैपेसिटी क्या होता है? C इक्वल टू dQ बाई dt। Q इक्वल टू इसका क्या फॉर्मूला होता है? C डेल्टी। अगर ये चीज मैं मोलर और स्पेसिफिक के लिए बात करूं, सारे इधर मोलर और स्पेसिफिक के लिए, तो मोलर के लिए क्या लिखते हैं आगे? N,
स्पेसिफिक के क्या लिखते हैं एम, क्योंकि स्पेसिफिक वाली किसके लिए होती है, पर ग्राम, और मोलर वाली क्या होती है, पर मोल। पर मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने में जितनी हीट लगती है उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। पर ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने में जितनी हीट लगती है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हीट का, एन सी डेल टी, और ये मोलर के लिए तो सी एम लिखे। ठीक है, स्पेसिफिक के लिए तो सी एस लिखता हूं या एस लिखता हूं, स्पेसिफिक के लिए क्या लिखेंगे, सी एस या फिर सिर्फ एस। ठीक है, चलो तो एन सी एम डेल टी है, इसका सी एम क्या लिखते हैं, डी क्यू बाई डी टी और 1/n। ठीक है, अब इसमें एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें भी कल लिखा था अपन ने एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये चीज लिखी थी। फिर डेल एच के चारों के फॉर्मूले लिखे थे और डेल ई के लिखे थे, याद आया कल जो लिखा था। ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, Q इजगल टू एम सी एस डेल टी बोलूँ या सी एस को वो एस भी लिखता है क्योंकि बुक में एस से दिया है, तो तुमको ये फॉर्मूला पहले से याद होगा, Q इजगल टू एम एफ डेल टी। ये तो 12th में भी रट के आए होंगे हीट वाले चैप्टर में, Q इजगल टू एम एफ डेल टी 11th में, तो वो एस ही लिखा हुआ रहता है वहां पे। ठीक है, वो एस क्या है, सी एस है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट वाला, तो Q इजगल टू एम एफ डेल टी है, इसका एस लिखना हो तो 1/m इंटू डी क्यू बाई डी टी, या फिर इस एस की जगह में सी एस लिखता हूँ, सी एस इजगल टू 1/m इंटू डी क्यू बाई डी टी, है ना, ये एस मतलब सी एस ही है ना, ये एक ही बात है वो। क्लियर है सभी को। अब ये दोनों जो चीजें हीट वाला पोर्शन, कि मोलर हीट और स्पेसिफिक हीट, अब अपना जो सिस्टम था उसमें 2-3 चीजें ही हैं। ठीक है, 2-3 चीजों में कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, ये 2 चीजें याद रखनी है। कि तुमको बोलूं मैं मोलर हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, मोलर हीट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स है, 1 atm ही लगेगा, पिस्टन ऊपर भी जा रहा है तो वो 1 atm ही लगेगा, समझ गए। तो ये वाला एट कांस्टेंट प्रेशर पे मैं सीएम को सीपी लिखता हूं, कांस्टेंट प्रेशर पे या तो मैं सीएम को सीपी लिखूं या फिर वो ऐसे लिख रखा है मोलर पी, समझ गए। तो ये CMP लिखूं या PM लिखूं, समझ जाओगे ना। कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी, या तो ऐसा लिखूं कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी CPM, कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर तो CVM। क्लियर है, क्योंकि ये यहाँ पे जो लिखे हैं CPM CVM ये यही है। ठीक है, तो उसको कैसे भी डिनोट करे बस तुमको पता होना चाहिए लिख क्या रहा हूं मैं। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे बात करूंगा तो ये C नहीं रहेगा, फिर मतलब ये जो C है वो कांस्टेंट प्रेशर के लिए लिखूंगा तो उसको मेरे को अलग से डिनोट करना पड़ता है, तो या तो इसके ब्रैकेट में फिर P लिख दूं बाहर, तो CMP या फिर CPM ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो है वही चीज, बस उसको डिनोट उसने अलग तरीके से कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो Q होता है ना हीट, जैसे ये मैंने बोला कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये जो हीट होगी वो डिनोट करती है एंथैल्पी को। अब एंथैल्पी होता क्या है, देखो सुनो, वर्क पढ़ रहे ना अपन अभी, और मैं वर्क में सारी चीजें जितनी आखिरी तक है ना सारी एक जगह ही पढ़ा रहा हूँ, मतलब वर्क या एनर्जी वाली, ठीक है, हीट वाली, और फिर वर्क पढ़ेंगे तो वर्क की भी एक साथ ही पढ़ लेंगे सारी चीजें, वरना बार बार हर टॉपिक में हीट अलग आएगा, एनर्जी अलग आएगा, फिर अलग आएगा, फिर अलग, तो बेटर है एक जगह ही पढ़ के खत्म कर रहे हैं। तो ये जो टर्म्स तुमको बाद में आएंगे, डेल एच और डेल ई क्या होता है, डेल ई समझो इंटरनल एनर्जी होता है, डेल ई या फिर डेल यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब सिस्टम की टोटल एनर्जी, जितनी भी उसके पास एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, ग्रेविटेशन नहीं आती, उसके अलावा सारी एनर्जी, सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी या टोटल एनर्जी, समझ गए। अब सिस्टम के अंदर जो भी हीट में चेंजेस हो रहे हैं, चेंज इन द हीट, उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी, समझे। देखो 2 ही लाइन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एंथैल्पी क्या होगा, चेंज इन द हीट, ठीक है, सिस्टम में। और एक और क्या बोला मैंने, इंटरनल एनर्जी या टोटल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी को वो डेल ई से रिप्रेजेंट करेगा, एंथैल्पी को डेल एच से करेगा। देखो हीट होता है ना,
हीट Q होता है वैसे, लेकिन हीट H से शुरू होता है, HEAT। तो चेंज इन हीट को क्या बोलूँगा मैं, एंथैल्पी। कि पहले हीट कुछ और थी, मैंने मान लो सिस्टम में और हीट दे दी बाहर से, जलाया सिस्टम को बाहर से, मतलब गैस पे रखा, तो हीट अंदर जाएगी ना, हीट अंदर जाएगी तो पहले कुछ हीट थी, बाद में कुछ और हीट हो जाएगी। तो जो चेंज इन हीट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। ठीक है, अभी चेंज इन हीट की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी ना, हीट अंदर दे रहा हूं तो एनर्जी की तो फॉर्म है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सारी अलग अलग टाइप की एनर्जी। ठीक है, तो जब वो कांस्टेंट प्रेशर पे बात करेगा कि प्रेशर कांस्टेंट है, तब तुम्हारे हीट काय में कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज इन मतलब चेंज इन ये एंथैल्पी वाला पार्ट। कांस्टेंट प्रेशर पे Q क्या हो जाता है, डेल H। कांस्टेंट वॉल्यूम पे Q क्या हो जाएगा, डेल E। देखो मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, मैं उसको गर्म कर रहा हूं कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा होगा। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 atm का है। तो जब मैं हीट दे रहा हूं, मतलब गर्म कर रहा हूं तो हीट दे रहा हूं ना उस सिस्टम के अंदर, हीट दिए तो उसकी हीट चेंज होगी ना, और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट चेंज हो रही है। ऐसा समझो इंडक्शन रखा है यहाँ पे, ठीक है, इंडक्शन पे मैंने एक पतीली में पानी भर के और इंडक्शन चालू कर दिया। अब जब पानी बॉईल हो रहा है, तो बॉईल कब होगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm ही लग रहा है, तभी बॉईल होता है ना, जब इसका प्रेशर और वो 1 atm फिक्स हो जाता है। और अपना सिस्टम या क्लोज्ड है मान के चलना, क्योंकि अपने सिलेबस में क्लोज्ड वाले ही है, ठीक है। तो क्लोज्ड है, उसमें कांस्टेंट प्रेशर एयर का लग रहा है मान के चलो। वो क्लोज्ड में कैसे लग रहा है, या फिर वो ढक्कन के ऊपर से 1 atm लग रहा है, ऐसा समझ लो, या फिर ओपन भी है तो सीधा पानी के लेयर के ऊपर क्या लग रहा है, 1 atm। जैसे ही वो मतलब इंडक्शन चालू हुआ था या, तो उसके अंदर हीट बढ़ रही है ना, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का चेंज हुआ ना, सारी हीट किसके अंदर जा रही है, उस सिस्टम के अंदर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या दिख रहा है मुझे, हीट में चेंज मिलेगा, अंदर जो भी पार्टिकल्स है, या वो पानी उबलता रहेगा ना ऐसे, तो हीट में चेंज हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो जब भी मैं बोलूँ कांस्टेंट प्रेशर, तो तुम ये चीज दिमाग में एक वो डायग्राम ले आना। ठीक है, ये ऐसा समझो कि एक इंडक्शन के ऊपर एक पतीली रखी है, उसमें पानी रखा है, ठीक है, और ऊपर से क्या लग रहा है, 1 atm लग रहा है ना प्रेशर। सब चल जाएगा बेटा, ठीक है। ये उल्टा तो नहीं दिख रहा ना, ठीक है, ठीक है, मतलब हीट इधर से जा रही है, ऐसा समझ लो। क्लियर है। हीट जब मैं दे रहा हूं, और 1 atm मतलब कांस्टेंट प्रेशर हो गया ना, वो 1 atm मतलब क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। तो एयर का प्रेशर तो 1 atm ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब मैं गर्म कर रहा हूं कोई चीज को, तो हीट अंदर जा रही है, तो चेंज इन हीट लिखूंगा ना मैं हीट को, तो तब मैं इस ये जो है अपना Q को क्या लिखता हूं, डेल H। तो जो भी हीट वाला फॉर्मूला था अपना, हीट ही था ना Q, C इज इक्वल टू Q बाय डेल T होता है। तो Q इज इक्वल टू NCM डेल T, इसके लिए, उसके लिए MCM डेल T हो जाएगा। तो मैं इसके लिए बात कर रहा हूं कि ये जो हीट है Q, ये Q चेंज इन हीट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। फिर अभी कुछ हीट थी, गर्म किया, प्रेशर कांस्टेंट है, तो हीट चेंज होगी कि नहीं होगी ना, हीट चेंज। तो उस चेंज इन हीट को बोलते हैं डेल H, कांस्टेंट प्रेशर पे। क्योंकि ये चीज बाद में कंफ्यूज करेगी कि कांस्टेंट प्रेशर पे डेल ई रखें कि डेल H रखें। समझ में आता है ना इस एग्जांपल से, प्रेशर कांस्टेंट है तो हीट ही बढ़ेगी उसके अंदर, तो डेल H, चेंज इन हीट, ठीक है। अब वही चीज आती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि मैंने पिस्टन वहीं के वहीं फिक्स कर रखा है, समझ गए। पिस्टन जब मैंने वहीं फिक्स कर दिया, तो जो भी हीट अंदर जा रही है वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है ना। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो जैसे हीट अंदर गई, वो मॉलिक्यूल्स इधर उधर भाग रहे होंगे बहुत ज्यादा, तो उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी ओवरऑल, क्योंकि पिस्टन कहीं मूव नहीं कर रहा है। अगर पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है तो वर्क डन में भी जाती है एनर्जी, ठीक है। तो इस वाले में क्या हो रहा है, ऐसा समझो कि ये पिस्टन फिक्स है अपना, ठीक है, और इसको जब गर्म करेंगे, समझ गए, तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी ना। हीट दी मैंने इसके अंदर,
तो जो भी अंदर एयर के पार्टिकल्स थे उनमें क्या होगा, बहुत ज्यादा रैंडमनेस इधर उधर होने लगेगी, तो उसने इंटरनल एनर्जी बढ़ाई ना। इंटरनल एनर्जी बाद में पढ़ोगे समझ जाओगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस ये वो ट्रांसलेशनल रोटेशन फिर इंटरमॉलिक्यूलर सारी टाइप की एनर्जी होती है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो जैसे ही मैं गर्म करूंगा वो सारे मॉलिक्यूल्स और ज्यादा ऐसे होने लग जाएंगे। तो वो क्या बढ़ा रहे हैं, अगर पिस्टन मैंने फिक्स रख दिया तो क्या बढ़ा रहे हैं उसकी इंटरनल एनर्जी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम है ना अभी ये पिस्टन फिक्स, इसको लिख लेना पिस्टन फिक्स वॉल्यूम कांस्टेंट। तो क्या होगा यहां पे, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। बेटा याद रख लेना, क्योंकि जब मैं बोल दूंगा ना, जैसे क्वेश्चन में आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए कांस्टेंट प्रेशर मतलब ऊपर से लग रहा था प्रेशर, ये इस वाले केस में तो क्या इंक्रीज हो रही थी, हीट, उस सिस्टम की हीट इंक्रीज हो रही थी। समझ में आया, ये उस सिस्टम की हीट इंक्रीज होगी कांस्टेंट प्रेशर पे। जैसे मैं बोलूँ कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब समझ जाना पिस्टन फिक्स कर दिया है मैंने, पिस्टन फिक्स कर दिया है तो उसके अंदर जो भी हीट जा रही है वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है ना ओवरऑल, तो उसमें आएगा इंटरनल एनर्जी डेल यू या डेल ई। याद रहेगा, ये याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये चीज क्रिएट करेगी। अच्छा, यहाँ से दो नए लेटर मिले ना मेरे को, सीपी और सीवी, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे सी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट। सी क्या होता है, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हो मोलर हो कोई सी भी हो, सी क्या है, हीट कैपेसिटी। अगर सी के नीचे पी लिख दिया मैंने तो कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक मतलब हीट कैपेसिटी। अब वो हीट कैपेसिटी मोलर की है तो कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी। कांस्टेंट प्रेशर पे उधर अगर ग्राम वाला है तो उसमें क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ गए क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कोई, समझ गए। कॉपी देना कल वाली ना, कल वाला वो ओपन करो तुम लोग, कहाँ गया देखो, उसमें 3 चीजें लिखी थी कल टेबल में, एक था हीट कैपेसिटी, एक था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक मोलर हीट कैपेसिटी। फिर आखिरी में जो अपने डेल एच डेल ई के फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हीट कैपेसिटी में डेल एच, अगर मैंने आगे डेल एच लिखा है तो डेल एच लिखा है तो उसको मैं सीपी लिखूंगा कि सीवी, कांस्टेंट प्रेशर, तो डेल एच में सीपी लिखा है डेल टी। अगले वाले में भी डेल एच लिखा है तो, लेकिन स्पेसिफिक है तो एम सीपी डेल टी। उसके बाद चले गया मोलर है तो डेल एच इक्वल टू एन सीपी डेल टी, एन मोल वाला, ठीक है। उसके अगली लाइन देखना, अब डेली लिखा है, अगर मैं आगे डेली लिख रहा हूं कि इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है तो वो कब होगी, जब कांस्टेंट वॉल्यूम फिक्स हो गया होगा। तो इसमें क्या आएगा सीवी, तो डेली इज इक्वल टू सीवी डेल टी। स्पेसिफिक की बात करूंगा तो डेली इज इक्वल टू एम सीवी डेल टी, और लास्ट वाले में बात करूंगा तो डेली इज इक्वल टू एन सीवी डेल टी। तो ये 6 फॉर्मूले समझ में आए जो कल लिखे थे, ठीक है। और उसको एक ही चीज से कंफ्यूजन होगा, सीपी और सीवी, बस सीपी में क्या लिखते हैं, सीवी में क्या लिखते हैं। सीवी में लिखते हैं इंटरनल एनर्जी, सीपी में लिखते हैं डेल एच एंथैल्पी, ठीक है। और ये जो चीजें इधर लिखी ना, कांस्टेंट प्रेशर पे ये, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये, यही सेम चीज स्पेसिफिक के लिए भी लिख सकता हूं ना मैं। कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी और कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी। तो इसके भी वो जो 2 फार्मूले आएंगे, और यही जो ये चारों के फार्मूले हैं ये अपन ने कल टेबल के फॉर्म में लिख लिए थे, इसलिए मैंने वापस यहाँ रिपीटेड नहीं लिखे, ये एक बार समझा दिया ताकि याद रहे। ये डायग्राम्स बना लेना तुमको याद रखने के लिए, वरना बाद में आखिरी में ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, सीपी सीवी यहीं फंस कर रह जाओगे कि सीपी कब लिखें, सीवी कब लिखें, डेल एच कब लिखें, डेली कब लिखें। क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, लेटेंट हीट कैपेसिटी। लेटेंट हीट कैपेसिटी अगर मोल्स के लिए देख रहा हूं, मतलब मोलर लेटेंट हीट, तो एनएल, और ग्राम के लिए देख रहा हूं तो एमएल। इसमें क्या आएगा कि 1 ग्राम को पिघलाने में या 1 ग्राम का स्टेट चेंज करने में, जैसे सॉलिड में, कोई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो मैं बोल रहा हूँ बर्फ का 1 ग्राम पिघला के लिक्विड बनाने में जितनी हीट लग रही है वो क्या होगी उसकी, ग्राम है तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी, अगर 1 ग्राम की बात कर रहा हूं तो। और 1 मोल की बात कर रहा हूं, ठीक है, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को बर्फ से
लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बर्फ से लिक्विड में कन्वर्ट बोल दिया ना मैंने, स्टेट चेंज की है उसकी। जब भी स्टेट चेंज होगी तो कौन सी हीट लगेगी? लेटेंट वाली, ठीक है। और मोल बोला है तो मोलर लेटेंट हीट कैपेसिटी हो जाएगा वो। तो जो N और M लिखे हैं ये क्या है? N मोल है और M वही ग्राम वाला है ना अपना, ये इन ग्राम है और ये मोल है। तो अगर मेरे को इस वाले को लिखना हो तो ये है क्या एग्जैक्टली? मोलर लेटेंट हीट कैपेसिटी, समझ गए। और ये वाला फॉर्मूला कहीं का होगा? स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी, समझ गए। स्पेसिफिक मतलब क्या है? 1 ग्राम आइस से 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करने में जो हीट लग रही है, 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में हीट करने में जो मतलब जो टेम्परेचर लग रहा है, ठीक है, वो क्या होगा? इसका लेटेंट हीट कैपेसिटी। और सेम ऊपर मोल को अगर चेंज करना है तो उसमें क्या हो जाएगा? मोलर लेटेंट हीट कैपेसिटी। समझ में आया ये? तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम अगर वो ऐसा कुछ दे रहा है ना बेटा, बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ते टाइम अगर ऐसा कुछ दे रहा है कि आइस से वाटर, वाटर से गैसियस या वेपर में कन्वर्ट हुआ है, तो समझ जाना लेटेंट के फॉर्मूले लगेंगे। स्टेट चेंज अगर नहीं होती है, बस बोलता है कि वाटर का टेम्परेचर पहले इतना था बाद में इतना हो गया, तो कौन से फॉर्मूले लगेंगे? हीट कैपेसिटी के। लेकिन अगर बोले वाटर से वेपर या वाटर से आइस फेस चेंज कर दे तो लेटेंट वाले फॉर्मूले लगाओगे। क्वेश्चन पढ़ के एकदम समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है। चलो ये इतना क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एंथैल्पी क्या होता है? हीट चेंज ऑफ द सिस्टम। समझ गए? ये लिखा है हीट चेंज ऑफ द सिस्टम और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो उनके फॉर्मूले होते हैं, बाद में अभी आएंगे, बहुत ढंग से पढ़ लेंगे अपन अलग अलग। लेकिन यहाँ पे क्या है? इंटरनल एनर्जी बोल दिया तो डेल्यू, समझ गए? क्यू कोई डेल्यू बोला है, ठीक है। और एन, इंटरनल एनर्जी कब होता है, कब बढ़ती है इंटरनल एनर्जी? कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो एन सी वी डेल्टी, ठीक है। एंथैल्पी हीट है ना, हीट कब बढ़ेगी? कांस्टेंट प्रेशर पे, तो एन सी पी डेल्टी डेल एच। तो डेल एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टी और डेल यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टी, याद रहेगा, ठीक है। चलो अब आता है सीपी सीवी के रिलेशन, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ये हीट वाला पार्ट इतना खत्म हुआ। अब हीट वाले पार्ट में दो नई चीजें मिली ना अपने को, सीपी और सीवी। सीपी मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी चीज वो बोल रहा है, सीवी मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी वो चीज बोल रहा है, मतलब हीट कैपेसिटी कौन सी, मोलर, स्पेसिफिक, जो भी वो बोल दे, ठीक है बेटा, सारे इधर है ना। तो सीपी सीवी का जो डेरिवेशन है वो कहां से आता है? ये इस वाले फॉर्मूले से आएगा, एंथैल्पी। एंथैल्पी का एक फॉर्मूला होता है, बाद में पढ़ोगे, वो ये होता है H इक्वल टू E प्लस PV। एंथैल्पी जब पढ़ेंगे तब। और इसको बहुत शॉर्ट में अगर समझाऊं तो ऐसे देखो, ये हीट है, हीट जब मैं सिस्टम को दूंगा, जैसे मान लो मेरे पास एक पिस्टन के साथ रखा है, मैंने पिस्टन को ऊपर से पकड़ नहीं रखा है, लेकिन पिस्टन अभी रखा है। जैसे ही मैंने इसको गैस पे रखा, हीट जा रही है इसके अंदर, हीट जाएगी तो पहले तो ये क्या करेगा? अपनी हीट बढ़ाएगा, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। हीट दे रहा हूं तो हीट से हीट नहीं बोलेंगे, हीट से क्या बढ़ेगी? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा इधर उधर भागेंगे ना, और एक टाइम के बाद उसके पास बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी, तो क्या करेगा? पिस्टन को ऊपर धक्का देगा। तो जो हीट मैं दे रहा हूं वो कहां कहां लग रही है? उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और वर्क करने में, क्योंकि पिस्टन ऊपर गया। समझ में आया? तो हीट काई में लग रही है? इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और वर्क करने में। और वर्क ही होता है तुम्हारा पीवी, बाद में अभी पढ़ोगे तो वर्क क्या होता है? पीवी। ये जो पीवी लिखा है वर्क ही है ना, क्योंकि ये देखो W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, ये होता है, अभी पढ़ लोगे, ठीक है। तो क्या दो जगह यूज हो रही है, तो उसी के उससे फिर, और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। अगर एक मोल की बात करूं मैं कि अंदर गैस एक ही मोल थी तो 1 हो गया, तो पीवी किसके बराबर होगा? आरटी के बराबर होगा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। मैं बोलूं कि एक ही मोल गैस थी उस सिस्टम के अंदर, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो पीवी किसके बराबर हो गया? आरटी। तो E प्लस आरटी लिखा। अब इसका इंटीग्रेशन करके, पूरा डिराइव करके, फाइनली तुम्हारे पास कंक्लूजन ये आता है। इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे, हाँ इंटीग्रेट कर, डिफरेंशिएट करेंगे डेल टी से, सबके नीचे क्या लगाएंगे? डेल टी। तो डेल एच बाय डेल टी हो जाएगा, डेल ई बाय डेल टी, और ये डेल ये बाय डेल टी, तो इस टी से टी का हट जाएगा, तो ये चीज आ जाएगी डेल एच बाय डेल टी, डेल ई बाय डेल टी, और इसमें डेल टी हट जाएगा तो ये।
समझ में आए? तो आर ही बचेगा। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा ये डेल एच बाय डेल टी क्या होता है, सीपी, अभी तो पढ़ा। क्यू इज इक्वल टू डेल एच, और क्यू कब कांस्टेंट प्रेशर पे, ई कब कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो ये चीज यही तो है। सी वी इज इक्वल टू डेल ई बाय डेल टी, सी पी इज इक्वल टू डेल एच बाय डेल टी, यही था ना, क्योंकि डी एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल टी, एन सी पी डेल टी, एन तो 1 रख दिया। समझ में आ रहा है कहां से आई है? तो फाइनली तुमको याद क्या रखना है, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, या फिर सीपी और सीवी इधर आएगा तो माइनस सीवी, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये याद होना चाहिए। समझ में आया? सीपी माइनस सीवी क्या होता है, आर होता है। कैसे आया कोई काम का नहीं, अपने को फाइनली फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला आएगा काम में बहुत ज्यादा। ठीक है, सीपी सीवी है क्या, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट, हीट मतलब जो भी वो बोल दे, स्पेसिफिक, मोलर, जो भी क्वेश्चन में दे रखी हो। समझ गए? ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला है कि याद रखना बेटा ना। हाँ, बातें नहीं, इधर देखो, ये फॉर्मूला याद रहेगा। और इसी फॉर्मूले को जब इस फॉर्म में लिखते हैं ना अपन, कि सीवी को इधर ले आते हैं, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, मेयर्स इक्वेशन। ये भी पढ़ी होगी ये यार, ये है गैस कांस्टेंट। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला आ रहे हो। ठीक है, समझ में आया सभी को है? ठीक है, तो जब भी अपन इस इक्वेशन को, बेटा इधर क्वेश्चन यही पूछ लेता है व्हाट इज मेयर्स इक्वेशन, और चारों अलग अलग फॉर्म में लिख के दे देगा। तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर जो होता है वो क्या होती है, मेयर्स इक्वेशन। ठीक है, सीपी और सीवी का चेंज क्या है, मेयर्स इक्वेशन। लेकिन सीपी और सीवी का रेशो क्या है, पॉइजन्स रेशो। तो ये याद होना चाहिए, सीपी सीवी के दो रिलेशन आते हैं। सीपी और सीवी का चेंज क्या है, मेयर्स इक्वेशन। सीपी और सीवी का रेशो क्या है, पॉइजन्स रेशो। ठीक है, और ये फॉर्मूला अपन एक मोल रख के लाए थे। अगर मैं एक ये एन को नहीं हटाता यहां से, तो एनआरटी लिखता पूरा, तो एन भी बचता ना उसमें एन के साथ। तो अगर कुछ क्वेश्चन में दे रखे हैं कि 5 मोल 2 मोल, तो मोल्स रखोगे। क्वेश्चन में मोल नहीं दे रखे हो तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करवाएंगे तब तुमको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन किस वैरायटी के आएंगे। समझ में आया सबको? तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एनआर बोलूं, या फिर सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, एक ही बात है, बस उसमें एक मोल है, इसमें अगर कुछ मोल देगा तो एन रख देते हैं अपन। समझ में आए? अगर ये इक्वेशन में कंफ्यूजन हो ना, सीपी को माइनस सीवी को माइनस, तो फाइनली तुमको पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो याद है ना। ठीक है, तो पी और वी है ना, तो पी को सीपी लिखूं और माइनस कर देना सीवी से। एन आर टी, तो टी वाली चीज को हटा देना, क्योंकि इतना तो यार पता होगा ना, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। बस कंफ्यूजन कहाँ होगा, सीवी माइनस सीपी करूँ कि सीपी माइनस सीवी करूँ, यही कंफ्यूजन होगा। तो वो इससे याद है, जो पहले आएगा वो पहले आता है, जो बाद में आएगा वो बाद में आता है, और इधर तो आर ही आता है ना बस। और नंबर ऑफ मोल हो तो एन भी आ जाता है, वरना सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, आर। तो पहले कौन आएगा, सीपी, फिर कौन आएगा, सीवी। तो ये कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा कि सीवी माइनस सीपी कर दोगे। ठीक है, इस चीज से याद कर लेना है। रेशो लेंगे तो पी बाय वी करोगे, तो भाई पी बाय वी इज इक्वल टू गामा। रेशो में क्या करोगे, सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू गामा। अब ये चीज भी कहां से आई होगी, पीवी की पावर गामा जो होता है, देखो नॉर्मली बोलूं पीवी की, ये आज ही सर पढ़ा के आएंगे तुम लोगों को, है ना। पीवी की पावर 1 मतलब नॉर्मल पीवी। तो नॉर्मल पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट कब होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन तो मैं 1 मान लेता हूं अपने क्वेश्चन में, आर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है ना, तो वो भी कांस्टेंट। तो ये तीनों क्या होगा, कांस्टेंट। तो नॉर्मल पीवी कांस्टेंट कब होता है, आइसोथर्मल में। ठीक है, लेकिन एडियाबैटिक में सिर्फ पीवी कांस्टेंट नहीं होता है, पीवी के ऊपर एक पावर लग जाएगी गामा, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है। और वो गामा होता क्या है, एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है। कहां से आया, कैसे आया, सब हटाऊंगा। या फिर मैं इन जनरल बोलूं तो पीवी की पावर 1 ये कांस्टेंट होगा किसके लिए, आइसोथर्मल। समझ गए, पीवी की पावर 1 नहीं गामा, ये कांस्टेंट होगा किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए। समझ गए ये।
तो पीवी की पावर जो गामा कांस्टेंट है वहीं से ये रेशियो आया है P/V इज इक्वल CP/CV इज इक्वल टू गामा। जैसे भी डिराइव, डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट जो फॉर्मूले लगाए हों, जैसे सॉल्व किया हो, लंबे चौड़े डेरिवेशन के बाद आता है ये, ठीक है। तो डेरिवेशन करके कोई मतलब तो है नहीं, आखिरी में रिलेशन ही याद रखना है, फॉर्मूले में यही लगेगा, ठीक है। फाइनली क्या याद हुआ अपने को, इससे CP, इससे V, CP-CV इज इक्वल टू R। सेकेंड चीज CP/CV इज इक्वल टू गामा। CP-CV इज इक्वल टू R क्या होता है, मेयर्स इक्वेशन। CP/CV क्या होता है, गामा पॉइजन्स रेशियो। ये रेशियो है ना, तो रेशियो वाले में रेशियो वाला चीज आएगा, तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है CP। तो ये दो याद ही रख लेना तुम लोग, ठीक है। और गामा क्या होता है, एडियाबेटिक कांस्टेंट PV की पावर गामा, इस वाले डेरिवेशन से आया है, PV की पावर गामा कांस्टेंट, इसका पूरा डेरिवेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को ऐसे भी लिखते हैं वो कि P1V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 की पावर गामा, क्योंकि इसको नॉर्मली लिख सकता हूँ ना, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो दो को अगर चेक करना हो तो दोनों साइड कांस्टेंट है, तो P1V1 P2V2 बराबर। एडियाबेटिक के लिए P1V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 की पावर गामा। क्लियर है? तो एक ये चीज यहाँ पे, इतना क्लियर है सभी को? सुनो, फाइनली अभी तक क्या पढ़ा अपन ने, 2 या 3 ही गिने चुने फॉर्मूले हैं अपने पास। फॉर्मूले आए कहां से, इधर देखो, कुछ भी याद नहीं रह रहा ना हीट से रिलेटेड, 2 डॉट बना के T1 T2 तो लिख लोगे। चेंज क्या हो रहा होगा, हीट का, तो हीट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल टी। हीट इज इक्वल टू C डेल टी, या फिर बोलो C इज इक्वल टू Q/डेल टी। अब ये कुछ नहीं दिया हो तो कुछ नहीं रखोगे, ग्राम के लिए बोला स्पेसिफिक तो M रख दोगे, मोल के लिए बोले तो N रख दोगे, या फिर इस वाले में कुछ नहीं दिया तो कुछ भी नहीं रखोगे। अगर C के आगे रखते हैं सब चीजें ना, मतलब ये डेल टी के आगे, तो ये डेल टी यहाँ पे तो इसके आगे, यहाँ पे तो इसके आगे, ठीक है। और ग्राम बोले तो ग्राम, और मोल बोले तो मोल, क्योंकि ये डेल टी किस पे है, मतलब मोल का चेंज है, ग्राम का चेंज है, मतलब ग्राम में देख रहे हो चेंज, मोल में देख रहे हो तो टेम्परेचर के आगे वो चीज लगाओगे, समझ गए। तो यहाँ से अपने सारे फॉर्मूले वहां के आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 2 और नए तुम्हारे आते हैं CP और CV के, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रेशर कांस्टेंट है तो हीट ही बढ़ेगी नीचे से, मतलब ऊपर से मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर रहा हूँ तो जो भी हीट आएगी वो वहीं के वहीं अंदर इंक्रीज होगी। तो हीट कांस्टेंट मतलब डेल एच, मतलब हीट का चेंज, कांस्टेंट नहीं, हीट का चेंज काहे में होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो डेल एच अगर लिखता हूँ मैं इस Q को डेल एच लिखता हूँ, तो फिर ये C काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर CP में, ठीक है। अगर इस Q को मैं डेल E लिखता हूँ तो ये काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, CB में। क्लियर है सभी को है? तो इतने फॉर्मूले एक ही है, एक कांस्टेंट प्रेशर का, एक कांस्टेंट वॉल्यूम का, बस इतना ही है। उसके बाद आता है ये जो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम है, इनके आपस में रिलेशन क्या है, CP/CV आपस में किस चीज से फर्क पड़ रहा है। तो CP-CV इज इक्वल टू R और CP/CV इज इक्वल टू गामा। बस इतने फॉर्मूले हो गए याद हीट वाले पार्ट से सभी को, ठीक है। अब ये अपन पढ़ के आए थे स्टार्टिंग में कि हीट पाथ फंक्शन है कि स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन है, ठीक है। तो वही लिखा है हीट कैपेसिटी C और C, कोई सा भी हीट कैपेसिटी जो भी हो, कोई सा भी क्या, नॉर्मल हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन है। लेकिन अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी, वो स्टेट फंक्शन है, क्योंकि बोला था ना जहां भी मोलर लग जाए या स्पेसिफिक लग जाए, स्पेसिफिक मतलब 1 ग्राम के लिए, तो 1 ग्राम तो पूरे कंपाउंड में एक एक फिक्स ही है ना। अब मैं कंपाउंड को आधा भी कर दूं तो भी 1 ग्राम के लिए उतनी हीट लगेगी, समझ गए। तो स्पेसिफिक और मोल वाली चीज भी फिक्स है, तो 1 मोल के लिए अभी इतनी हीट लग रही थी और बाद में इंक्रीज करूं डिक्रीज करूं तो भी उतनी ही लगेगी 1 मोल के लिए। तो मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, स्टेट, ठीक है, हाँ स्टेट फंक्शन। और ये वाला क्या है, पाथ फंक्शन। और इंटेंसिव एक्सटेंसिव भी बता सकते हो ना कि इंटेंसिव कौन है एक्सटेंसिव कौन है। ये क्या होगा नॉर्मली एक्सटेंसिव, लेकिन वो दोनों इंटेंसिव, ये कल लिख लिए थे अपन ने, ठीक है, वो चार्ट में मतलब सही से लिख रखे हैं। लेकिन CP/CV कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो ये खाई में आ जाएंगे अपने स्टेट फंक्शन वाले में कर देना इसको, ठीक है, क्योंकि बोल कांस्टेंट, हाँ ठीक है वो हटा दो। अब ये जो है देखो, हीट कैपेसिटी किसी भी चीज की कुछ भी हो सकती है ना, हीट कैपेसिटी कितनी भी हो सकती है, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, कोई लिमिट नहीं है ना हीट कैपेसिटी की। हर कंपाउंड अलग अलग हीट को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, क्लियर है।
तो वही है कि हीट कैपेसिटी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट कुछ भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंड करता है कौन सी प्रोसेस है, कि कौन सी प्रोसेस अपन चला रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस के हिसाब से। अब ये 4 प्रोसेस ही पढ़ी थी अपन ने, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, जो कल लिख के गया था अपन, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया था, ये भी यहाँ लिखी थी, याद आया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखो अब मैं बोल रहा हूँ हीट कैपेसिटी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है प्रोसेस कौन सी है, ठीक है। हीट कैपेसिटी मतलब हीट ही है ना कुल मिला के, ठीक है। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/ΔT, ठीक है। अब मुझे बताओ ये हीट कैपेसिटी, ठीक है, Q मतलब C, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो CP/CV हो जाएगी, मतलब आइसोबारिक और आइसोकोरिक के लिए तो CP/CV हो गई। ये है ना अपना हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी Cp कब होगी, कांस्टेंट प्रेशर पे, Cv कब होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। लेकिन अगर मैं बोलूं आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट या फिर चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल में ये 0 होगा ना, किसी के भी अपॉन में 0 आता है तो क्या होता है, इनफाइनाइट। तो C क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट कब होगी, आइसोथर्मल में। मतलब आइसोथर्मल कंडीशन अगर मैं लूं तो हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एडियाबैटिक लेता हूं तो एडियाबैटिक में Q0 होगा ना, एडियाबैटिक में क्या होगा, Q0। Q अगर 0 हो गया तो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करता हूं, ऊपर 0 है तो 0 आएगा, तो इसकी हीट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो एडियाबैटिक कंडीशन में हीट कैपेसिटी कितनी होती है, 0। आइसोथर्मल में हीट कैपेसिटी कितनी होती है, इनफाइनाइट। कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या, आइसोबारिक, बार प्रेशर, बार तो प्रेशर की यूनिट है, तो Cp उसमें क्या हो जाएगा, Cp, और आइसोकोरिक वाले में क्या हो जाएगा, Cv। तो ये अपनी हीट कैपेसिटी है C। एडियाबैटिक के लिए 0 क्योंकि Q0, तो Q0 हो जाएगा तो ऊपर वाला पार्ट 0 है ना, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और आइसोथर्मल में इनफाइनाइट क्यों होगा, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर 0 है, नीचे वाला 0 तो ये 0, इसमें ऊपर वाला 0 तो पूरे 0। लेकिन अगर बारिक और कोरिक के बाद आए, तो बारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो उसमें Cp हो जाएगा वो, और कोरिक में Cv हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए तुमसे तो बता दोगे कि कब 0 होती है, कब इनफाइनाइट होती है, कब Cp होती है, कब Cv होती है, हीट कैपेसिटी। क्लियर है सभी को, ठीक है। चलो अब ये कभी फॉर्मूले आ जाए कि एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी 2-3 चीजों की अगर मिक्स करना हो मेरे को, 2-3 सिस्टम की, तो क्या होती है, तो बस जोड़ के मोल से डिवाइड कर देना, ये भी जोड़ के मोल से डिवाइड कर देना, और इन दोनों का रेशो पूछे तो नीचे मोल से मोल सारे कट जाएंगे, तो ये भाई ये आ जाएगा। और ये लिखे क्या है, देखो Cv है, Cv क्या होता है, ये NCV1 प्लस N2C2V2, ऐसे करते रहना और नीचे मोल जोड़ देना फॉर्मूले से। Cp मिक्स, ये M मोलर, देखो CpCv वाला है, M मोलर वाला है, और 2-3 सिस्टम को मिक्स करूंगा तो मिक्स को लिखा है CPM मिक्स, CVM मिक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, NCPM N2CP2M ऐसे करके, और नीचे मोल। और CV/Cp का मिक्स गामा होता है ना, सॉरी CP/Cv का, CP/Cv होता है ना गामा, तो ये अपॉन में ये क्या होता है, गामा मिक्स। तो ये ऊपर आएगा और वो नीचे आएगा, तो देखो P वाला ऊपर लिखा है और ये वाला नीचे लिखा, और मोल से तो मोल सारे कट जाएंगे। क्लियर है। तो इस पे कोई क्वेश्चन ऐसे अलग से आने नहीं है, बट कभी आते हैं तो याद रखना NCV। क्लियर है। NCV डेल्टी होता है Q इक्वल टू, तो वही लिखा है NCV डेल्टी। समझ में आया इतना। इस बोर्ड में कोई कंफ्यूजन किसी को, क्योंकि अब CPCV की जो चीजें वो आगे कंटिन्यू होगी, ठीक है। CPCV से आगे नई चीजें आएंगी, वो पढ़ना है अब, ठीक। CPCV की वैल्यू क्या होती है, गामा क्या होता है। चलो सभी इधर है ना, ये बोर्ड क्लियर है बेटा, सभी को ये बोर्ड समझ में आया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बोर्ड CPCV की चीजें आगे कंटिन्यू होगी, ठीक है, वो पढ़ते हैं।